अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, लास्ट सेशन में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, वो डिस्कशन हमारा चल रहा था। काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिस्कस किया, फिर हमने इनकम टैक्स को डिस्कस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन हमारा चल रहा है। हमने इनकम को डिस्कस किया, टैक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, फिर हमने देखा रिसीट्स, क्या हर रिसीट इनकम है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। अच्छा भाई, उसके बाद हमने एफटीआर के कॉन्सेप्ट को देखा, फाइनल टैक्स रिजीम के कॉन्सेप्ट को देखा, जिसको मैं थोड़ा सा जरा रिकैप कर दूं। मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जितनी भी इनकम है वो किसी ना किसी रिजीम में जाके क्लासिफाई होंगे। अच्छा, फिर एक कॉमन मिसकंसेप्शन आ जाती है क्या, कि सर इनकम क्या रिजीम में जाती है, कि रिजीम में क्लासिफाई होती है, या हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई होती है। ये भी एक कंफ्यूजन आती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी तो आपने बताया था कि इनकम किसी हेड में क्लासिफाई होती है, कभी आप कहते हैं इनकम किसी रिजीम में क्लासिफाई होती है। अच्छा, तो इसमें ठीक बात क्या है? इसमें ठीक बात यह है कि इनकम हेड में भी क्लासिफाई होती है, इनकम रिजीम में भी क्लासिफाई होती है। एक चीज कई तरह से क्लासिफाई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, छोटी सी मिसाल समझाने के लिए मैं दे रहा हूं। क्या, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि मेरे पास जो सामने जो 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्या वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, प्री स्कूलिंग के स्टूडेंट्स हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, कह सकता हूं भाई, या अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, मैं उसमें क्लासिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर सीए के स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा भाई अंडर ग्रेजुएट के अंदर ये फॉल कर रहे हैं, सीए के स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में ये फॉल कर रहे हैं। अच्छा भाई, मैं उनको अलग तरीके से भी क्लासिफाई कर सकता हूँ। क्या ये सीए के स्टूडेंट्स हैं, एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं? जी, सीए के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा भाई, क्या ये सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं? सीए के तो हैं, सीए के स्टूडेंट्स हैं, तो सीए इंटर के भी हो सकते हैं, सीए फाइनल के भी हो सकते हैं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, तो सी फैब 5 के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, सी फैब 1 के भी हो सकते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये सी फैब 5 का स्टूडेंट्स है, सी फैब 5 का स्टूडेंट है, तो क्या अब ये सीए का स्टूडेंट नहीं रहा? नहीं नहीं, सीए का स्टूडेंट तो रहा, सी फैब 5 का भी स्टूडेंट है, कोई मसले की बात नहीं। तो कैटेगराइजेशन कैन बी मल्टीपल, मल्टीपल कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। इससे ये मतलब नहीं है कि अगर एक कैटेगराइजेशन विल होल्ड ट्रू तो अगली कैटेगराइजेशन विल होल्ड फॉल्स। ठीक है, वो वॉइड हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? बहुत सिंपल एग्जांपल मैं समझाता हूँ, मिसाल ले रहा हूँ। मैं अगर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स कहूँ, मेरे ये सी फैब 5 के स्टूडेंट्स हैं, सी फैब 5 के स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन ये मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोफेशनल फर्म्स के स्टूडेंट्स भी हैं, वो प्रोफेशनल फर्म के ट्रेनीज भी हैं, प्रोफेशनल फर्म के ट्रेनीज भी हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो हेड ऑफ इनकम, रिजीम, हेड ऑफ इनकम में भी क्लासिफाई होगा, रिजीम में भी क्लासिफाई होगा। ऐसा भी होगा कि किसी एक हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई हो रहा है, उस हेड ऑफ इनकम के अंदर क्लासिफाई तो हो रहा है, लेकिन डिफरेंट रिजीम्स में फॉल कर रहा है। मिसाल दे रहा हूं, कैपिटल गेन के अंदर हम देखेंगे, कैपिटल गेन के अंदर हम देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स एनटीआर में भी फॉल कर रहे होंगे, कुछ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में भी जा रहे होंगे। बिजनेस इनकम में हम देखेंगे कुछ नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी जा रहे होंगे, कुछ मिनिमम टैक्स रिजीम में भी जा रहे होंगे, कुछ एलिमेंट्स नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर क्लासिफाई है। तो अम्ब्रेला बिजनेस इनकम की कैटेगराइज हो रही है, वो बिजनेस, मिसाल के तौर पर सर्विस इनकम हम देखेंगे जब मिनिमम टैक्स रिजीम पढ़ेंगे। तो सर्विस इनकम जो है तो बिजनेस इनकम, मेरी फर्म की इनकम सर्विस इनकम है मेरी, और वो है मेरी बिजनेस इनकम।
लेकिन उसके ऊपर विदहोल्डिंग एप्लीकेबल हो जाएगी, तो वो मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल कर जाएगी। कैसे, क्या, ये बाद में देखा जाएगा। कहने का मकसद ये है कि एक कैटेगराइजेशन से दूसरी कैटेगराइजेशन वॉइड नहीं हो जाती। सही हो गई बात। ये हेड ऑफ इनकम की कैटेगराइजेशन है, वो टैक्स रिजीम की कैटेगराइजेशन है। टैक्स रिजीम से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर टैक्स रिजीम से मुराद ये है कि किस तरह हमने उसको टैक्स करना है, किस तरह हमने उसको टैक्स करना। हेड ऑफ इनकम से मुराद क्या है भाई? किस एरिया से ताल्लुक रखता है, किस एरिया से ताल्लुक रखता है। आर यू गेटिंग दिस? मिसाल के तौर पर मेरी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, एक और मिसाल जहन में आ गई। मिसाल के तौर पर मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, कोई डिफेंस से आ रहे हैं, कोई डिफेंस से बैठे हुए देख रहे हैं, कोई, चले अभी तो सी ए फाइनल तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं कैफ 2 की मिसाल लूँ जिसमें फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, आते हैं क्लास में, तो काफी से कुछ डिफेंस से आ रहे हैं, कुछ पीसीएचएस से आ रहे हैं, कुछ गुलिस्तान है जौहर से आ रहे हैं। ठीक है, वो भी एक कैटेगराइजेशन है। लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका, मिसाल लेता हूं मैं, उनको पढ़ाने का तरीका क्या है? मिसाल के तौर पर भाई कुछ स्टूडेंट्स, ये मैं ऐसी कोई बाइफर्केशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, कहूँगा भाई ये जो डीएचए के स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़े से जरा उनको स्ट्रिक्टली लेकर चलना पड़ता है, सीरियस नहीं हो रहे। मिसाल ले रहा हूँ ऐसे, जो डिफेंस की साइड पर रह रहे हैं वो सीरियस नहीं हो रहे, तो उनको जरा फोकस के साथ लेकर चलना पड़ रहा है, उनको थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ रहा है, उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लेकर चलना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर जो इंटीरियर से आए हुए हैं, मिसाल ले रहा हूँ, जो इंटीरियर से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास के अंदर आए हुए हैं, वो बड़े सीरियस हैं क्योंकि वो घर से दूर हैं, वो बहुत सीरियस हैं, उनको कुछ अचीव करना है। कह रहे हैं हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करके आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो दे आर वेरी फोकस। तो टीचर कह रहे हैं ये तो वैसे ही बहुत फोकस है, इनको जो काम दिया जाता है वो कर लेते हैं, इनको बस सिर्फ हल्का फुल्का मैंने कहना है कि भाई आपने होमवर्क कर लिया नहीं कर लिया, इनको ज्यादा ये खुद ही वैसे ही फोकस्ड है। तो नाउ माई वे ऑफ टीचिंग टू डिफरेंट स्टूडेंट्स और फ्रॉम डिफरेंट लोकेलिटीज, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड माइट बी डिफरेंट। तो उनकी कैटेगराइजेशन एक अलग है, और मेरे हिसाब से उनको टीच करने का तरीका, उनको पढ़ाने का तरीका अलग है। सेम गोज गुड हियर। ये उनकी कैटेगराइजेशन, उनका घर है हेड ऑफ इनकम। और रिजीम क्या है? उनको टैक्स करने का तरीका। अच्छा भाई, टैक्स रिजीम्स पर हम आ गए थे और हमने देख लिया था फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम्स, ये हमने मोटी मोटी बातें क्या देखी थी कि इस रिजीम के अंदर जो भी इनकम फॉल कर रही होगी वो लॉ स्पेसिफाई करेगा। अच्छा, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ये मुझे एक दफा फिर से कंफर्म कर दो। ऐसा ना हो कि मैं समझाता जाऊं और आपको स्क्रीन मैंने सही। फाइनल टैक्स रिजीम में जो इनकम फॉल करेगी, लॉ उसको स्पेसिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इनकम, रेट भी लॉ ही स्पेसिफाई करेगा, जैसे कि 15%। टैक्स जो कलेक्ट हो, डिडक्ट होगा, विल बी फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। जो भी टैक्स डिडक्ट होगा, कलेक्ट होगा, वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी होगा। मजीद कोई टैक्स उससे नहीं लिया जाएगा, ना उसको रिफंड किया जाएगा। एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउ नहीं होंगे, लॉस अराइज ही नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपेंस लेस ही नहीं हो सकते। टैक्स क्रेडिट भी एडजस्ट नहीं हो सकते। टैक्स की डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी एट सोर्स एस्टेब्लिश होती है। एट सोर्स मैंने बताया था, जैसे ही ये इनकम जनरेट हो रही होगी, पॉइंट ऑफ जनरेशन पर ही जो भी ये इनकम दे रहा होगा, पे कर रहा होगा, वो टैक्स को विदहोल्ड कर लेगा आमतौर पर। ठीक है, और टैक्स की डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी आमतौर पर आपको स्टेब्लिश होती हुई नजर आ रही है। और फिर मैंने आपको डिविडेंड की एग्जांपल दी, फिर मैंने आपको प्राइजेस एंड विनिंग्स की एग्जांपल दी, काफी सारी एग्जांपल्स हमने देखी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर भी दो सब क्लासिफिकेशंस आ गई। सेपरेट टैक्स रिजीम, जो मैंने आपको बताया इम्पोज्ड कैटेगरी है, सेक्शन नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है कि ये तो एफटीआर में ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर इधर से उधर हो जाए, ये एफटीआर में ही जाएगी। प्रॉफिट ऑन डेट में हम देखेंगे कुछ कंडीशंस बाद में, लेकिन अभी उसका हम जिक्र नहीं करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक होगी बात? जो सेक्शन 8 में आ रही है वो तो फाइनल टैक्स में ही जाएगी।
लेकिन जो सेक्शन 8 में नहीं आ रही है, जो सेक्शन 8 में नहीं आ रही है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन 8 में ना आए, उसका जिक्र ना हो और फिर भी वो एफटीआर में जाए? मैंने कहा जी, जा सकती है। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे प्राइजेस एंड विनिंग्स। ठीक है, यहां पर लॉ कहता है कि डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इस्टेब्लिश होनी चाहिए है। और डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश होने का मकसद, मतलब मैंने आपको डिटेल में समझाया। जरूरी नहीं है हर केस में प्राइसेस एंड विनिंग्स, मैं मिसाल ली थी, मैंने कहा हर केस में जरूरी नहीं है कि प्राइसेस एंड विनिंग्स में डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाए, कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाए। ये डिपेंड करेगा कि वो प्राइस एंड विनिंग्स दे कौन रहा है, पे कौन कर रहा है। सही है, तो मैं आपको मिसाल ली थी कि अगर जीतो पाकिस्तान चल रहा है, तो जीतो पाकिस्तान पाकिस्तान में चल रहा है, तो पाकिस्तान में अगर कोई गेम शो चल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि जब भी वो इनामी रकम देगा तो वो टैक्स विथहोल्ड कर लेगा, टैक्स डिडक्ट कर लेगा। और अगर बाई के नाम में दे रहा है तो टैक्स कलेक्ट करेगा 20% के ऊपर, बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो। लेकिन अगर इनाम देने वाला जीतो पाकिस्तान नहीं, जीतो दुबई है, तो दुबई में से जो हम इनामी रकम हमें मिल रही है वो विदहोल्डिंग नहीं करेगा, उस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होगा। वो उस केस में डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं होगी। जब डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं होगी तो इसका मतलब कि फिर वो एफटीआर में नहीं आएगा। क्योंकि अगर सेक्शन 8 की इम्पोजिशन नहीं है तो फिर ये डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी होना जरूरी है। ये कलेक्टिबिलिटी होगी तो ये एफटीआर में फॉल कर जाएगी। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। हम जब जब जो जो एलिमेंट ऑफ इनकम देखते रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता लगता रहेगा कि इसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अभी हो सकता है थोड़ा सा डाइजेशन में मुश्किल हो, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी चलेगी अभी। हर हर एलिमेंट ऑफ इनकम आएगी, उसकी टैक्सेशन, उसकी हम ट्रीटमेंट्स को देखेंगे, तो हमें बेहतर पता लगेगा कि कौन सी इनकम कब कहाँ कैसे जा रही है। बट दिस इज अ जनरल गाइडेंस, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं। इट मींस अगर टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एफटीआर में नहीं। कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश, मिसाल के तौर पर जीतो पाकिस्तान अगर टैक्स कलेक्ट करना भूल गया तो क्या वो एफटीआर में नहीं जाएगी? मैंने कहा वो फिर भी एफटीआर में जाएगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कलेक्ट करनी। डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई थी, उसकी जिम्मेदारी स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन वो भूल गया, तो इससे अब एफटीआर से निकल नहीं जाएगी वो इनकम। और यू गेटिंग दिस, वो एफटीआर में रहेगी। लेकिन कहीं डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश ही नहीं हो रही, जिम्मेदारी स्टैब्लिश ही नहीं हो रही, रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश ही नहीं हो रही डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी की, तो उस केस में वो एफटीआर में नहीं जाएगी। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं कि टैक्स रेट इसके स्पेसिफाइड होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम बाद में डिस्कस ज्यादा डिटेल में करेंगे, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कि कोई इनकम अगर एफटीआर में आती है तो फिर हम उसको किसी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई नहीं करते। ये बात याद रख लेंगे, जब एफटीआर की इनकम पढ़ेंगे फिर मजीद बात होगी। किसी हेड ऑफ इनकम की छतरी के अंडर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अगर वो एफटीआर की इनकम है तो, ठीक हुई बात। लॉसेस अलाउ नहीं होते, डिडक्टिबल अलाउंस अलाउ नहीं होते, टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होते, ठीक है। और लायबिलिटी की जब बात आएगी तो वो डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी वाली बातें हमने कर ली हैं, कैलकुलेशन देखेंगे तब देख लेंगे। तो ये एफटीआर का डिस्कशन हमारा खत्म हुआ। आप जरा मुझे अगर एक्नॉलेज कर देंगे कि एफटीआर का डिस्कशन आपके दिमाग में बैठ गया है तो हम आगे चलें बेटा। कंफर्म करते हैं बेटा जल्दी से मुझे। ग्रेट। अब हम आते हैं मिनिमम टैक्स रिजीम पे। मिनिमम टैक्स रिजीम पे, अच्छा मिनिमम टैक्स रिजीम है क्या? मिनिमम टैक्स रिजीम है क्या, ये आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा, एनटीआर के बाद पता लगेगा। पहले मैं
मिनिमम टैक्स रिजीम का क्राइटेरिया क्या है, मैं सिर्फ क्राइटेरिया बताऊं, ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा। पहले बताऊंगा क्राइटेरिया कि मिनिमम टैक्स रिजीम में कौन सी इनकम फॉल करेगी। पहले मैं बताऊंगा क्राइटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं क्या बताऊंगा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया बताने के बाद मैं ट्रीटमेंट बताऊं, ठीक है। तो मिनिमम टैक्स रिजीम में जाने का क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम टैक्स रिजीम में जाने का क्राइटेरिया ये है कि इस केस में भी जो मिनिमम टैक्स रिजीम में इनकम जा रही होगी वो लॉ ने स्पेसिफाई की होगी। सबसे पहली बात, सर ये भी क्या होगी, स्पेसिफाइड बाय लॉ, जैसे कमर्शियल इंपोर्ट्स, जैसे पेमेंट फॉर सर्विसेज सेक्शन 153(1)(b), लॉ ने स्पेसिफाई की होगी। एफटीआर भी देखो कौन स्पेसिफाई कर रहा था, लॉ स्पेसिफाई कर रहा था, देख सकते हैं आप लोग बेटा। सॉरी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मिसाल ले रहा हूं, प्राइजेज एंड विनिंग्स, लॉ स्पेसिफाई कर रहा था ना, मैंने तो नहीं बोला था। लॉ नहीं बोला था, अपनी मर्जी से तो मैं नहीं कर रहा था। लॉ ने ही बोला था कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एफटीआर में जाएगी, प्राइजेज एंड विनिंग्स एफटीआर में जाएगी। सेक्शन 8 में तो बोला ही बोला था, ठप्पा लगा दिया था। इधर भी लॉ ने ही बताया था मुझे, लॉ ने ही सेक्शन में बताया था मुझे कि ये एफटीआर में जाएगी। तो मिनिमम टैक्स रिजीम के केस में भी मुझे ये लॉ ही बताएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही बताएगा कि ये कमर्शियल इंपोर्ट्स मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएंगी। सर्विसेज की पेमेंट्स जो रिसीव हो रही है वो मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी, वो मुझे लॉ ही बताएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही बताएगा, मेरी नहीं चलेगी, मेरी नहीं चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। लॉ ही बताएगा कि ये वाली इनकम मिनिमम टैक्स में जाएगी। अच्छा सर, लॉ ने बता दिया कमर्शियल इंपोर्ट्स मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी, पेमेंट ऑफ सर्विसेज मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी, तो क्या अब लॉ ने बता दिया तो क्या हर केस में मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी? हमने कहा नहीं, ये सिर्फ उस केस में मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा, जहां पर विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। तो सर डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी तो इधर भी स्टैब्लिश करनी थी हमें, कहा 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 कहा, इधर एफटीआर जो पीटीआर में जा रही थी वहां भी विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो रही थी। लॉ ने स्पेसिफाई किया डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी भी स्टैब्लिश हो रही थी तो एफटीआर में जा रही थी। तो यहाँ भी लॉ स्पेसिफाई करेगा, हाँ यहाँ लॉ स्पेसिफाई करेगा कि ये मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी, वहां लॉ ने क्या स्पेसिफाई किया होगा, ये फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी। यहाँ लॉ क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी, लॉ बता रहा है। और डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी भी एट सोर्स एस्टेब्लिश होनी चाहिए है। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी, ये हो गया क्राइटेरिया। आई एम रिपीटिंग द क्राइटेरिया। नंबर 1, लॉ बताएगा मुझे कि ये वाली अमाउंट, ये वाली इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी। नंबर 2 रिक्वायरमेंट, पर डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स एट सोर्स एस्टेब्लिश होनी चाहिए। कि दोनों चीजें अगर होंगी तो वो मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी, ये है क्राइटेरिया। क्या ये बात सब क्लियर होती है? अभी मैंने सिर्फ क्राइटेरिया बताया, ट्रीटमेंट बताया ही नहीं मैं। ट्रीटमेंट जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। अभी मुझे ये बताओ कि क्या क्राइटेरिया समझ आ गया आपको? बहुत छोटा सा क्राइटेरिया, बिल्कुल इसके जैसा सिमिलर क्राइटेरिया है, एफटीआर के जैसा सिमिलर क्राइटेरिया है। वहां पर लॉ ने बोला था ये इनकम एफटीआर में जाएगी, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश होगी तो ये इनकम एफटीआर में जाएगी। यहां लॉ कह रहा है कि डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश होगी और हमने बोल दिया ये इनकम है, ये इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी। जबरदस्त, मैंने अभी क्राइटेरिया बता दिया, मैंने इसका ट्रीटमेंट नहीं बताया। मैंने क्राइटेरिया बता दिया, मैंने ट्रीटमेंट नहीं बताया। अब मैं एनटीआर का क्राइटेरिया बता रहा हूं। किसका क्राइटेरिया बता रहा हूं? एनटीआर का क्राइटेरिया बता रहा हूं, एनटीआर का क्राइटेरिया बता रहा हूं। एनटीआर का क्राइटेरिया ये है, जो इनकम
बहुत गौर से सुनना बेटा, अब बहुत पंच लाइन बताने लगा हूं मैं आपको। जो इनकम सेक्शन नंबर 8 ने बोल दी कि ये सेक्शन 8 में आ रही है, ये तो ठप्पा लगा दिया, एफटी आ रही है, हमने कहा साइड कर दो इसको, इसकी कैटेगरी ही अलग हो गई, एफटीआर में ही जाएगी, हमेशा ही एफटीआर में जाएगी, जबरदस्त बात हो गई। सेकंड नंबर पे हमने कहा अब देखो और कोई इनकम जो एफटीआर में नहीं जा रही है, हमने कहा जा रही है। कौन सी वाली जा रही है? ये पीटीआर वाली जा रही है। यहां पे क्या रिक्वायरमेंट बोल रहा होगा लॉ? लॉ ये बोल रहा होगा कि ये इनकम एफटीआर में जाएगी। कब जाएगी एफटीआर में? जब डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो रही हो। हमेशा नहीं जाएगी, हम देखा नहीं, हमेशा नहीं जाएगी। सेक्शन 8 वाली हमेशा जाएगी। ठप्पा लग गया। प्रॉफिट ऑन डेट के कुछ स्पेशल केस है, वो बाद में बात करेंगे। सेक्शन 8 वाली इनकम हमेशा एफटीआर में जाएगी, ठप्पा लग गया, कोई दो राय नहीं है। कोई अगली बात, सर क्या कोई और इनकम एफटीआर में जाएगी? जी जाएगी। कौन सी वाली? जिसको लॉ बोल दे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, प्राइजेस एंड विनिंग्स, एग्जांपल दे दी मैंने आपको। लेकिन साथ में क्या भी चुटकुला लगा दिया, डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स एट सोर्स स्टैब्लिश होनी चाहिए, स्टैब्लिश होनी चाहिए। गलती से रह गई, डिडक्शन नहीं हो पाई, कोई मसले की बात नहीं है, वो फिर भी एफटीआर में होगी, क्योंकि लॉ ने डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी एट सोर्स स्टैब्लिश की थी, जिम्मेदारी लगाई थी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में बैंक की जिम्मेदारी लगाई थी कि आपने टैक्स एट सोर्स काटना है, जिम्मेदारी थी। प्राइस विनिंग्स के केस में जीतो पाकिस्तान की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप प्राइस दे रहे हो, आपने टैक्स विदहोल्ड करके प्राइस देना है, डिडक्टिबिलिटी थी। अब उन्होंने नहीं काटा, फिर भी वो एफटीआर में ही रहेगी। मिनिमम टैक्स, हमने कहा मिनिमम टैक्स में कौन सी जाएगी? वो इनकम जो लॉ स्पेसिफाई करे, जैसे कमर्शियल इंपोर्ट्स, जैसे पेमेंट फॉर सर्विसेज सेक्शन 131 में आएगी। नंबर 2, डिडक्टिबिलिटी, कंडीशन नंबर 2, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी भी स्टैब्लिश होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है सर, ये तीनों कैटेगरी समझ आ गई, और इन तीनों के अंदर एक बात हमारे दिमाग में और खोपड़ी में बैठ गई है, इन तीनों केसेस के अंदर लॉ हमें बोल रहा है, लॉ हमें स्पेसिफाई कर रहा है कि ये एफटीआर इनकम है, ये एमटीआर की इनकम है। लॉ हमें लिस्ट प्रोवाइड करेगा, लॉ हमें बताएगा ये इनकम एफटीआर की, ये इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम की है। ठीक है बात। लॉ अगर किसी इनकम के बारे में नहीं बताएगा कि ये एफटीआर है या ये एमटीआर है, तो क्या होगी? हमने कहा फिर वो ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी, फिर वो ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी, नॉर्मल टैक्स रिजीम की कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? फिर से बता रहा हूं, लॉ ने अगर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, एफटीआर में फॉल नहीं कर रही है, एमटीआर में फॉल नहीं कर रही है, तो वो किस में फॉल कर जाएगी? नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल कर जाएगी। मैंने क्या कर दिया? बेटा एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा, ये कुछ मुझसे एरो बनाना चाह रहा था मैं। वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल कर जाएगी। मिसाल के तौर पर इस मशहूर जमाना सैलरी इनकम, सैलरी इनकम किस रिजीम में फॉल करती है? हमें पता है सैलरी इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करती है। आओ देखते हैं सैलरी इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल क्यों करती है। नंबर 1, सर सैलरी के ऊपर विदहोल्डिंग होती है? हाँ होती है। एम्प्लॉयर जब सैलरी दे रहा होता है तो सैलरी टैक्स काट कर देता है, ऐसा ही है। हाँ, सैलरी टैक्स काट कर देता है। मिसाल के तौर पर किसी की अगर 2 लाख रुपए सैलरी है, तो 2 लाख के हिसाब से उसकी साल की 24 लाख सैलरी बनी, तो उसको पूरे 2 लाख रुपए अकाउंट में नहीं मिलते। उसको मिल रहे होंगे, मिसाल ले रहा हूँ, अभी हम कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे, मिसाल के तौर पर उसको मिलते होंगे 1,90,000, मिसाल ले, 10,000, 15,000, 20,000 उसका टैक्स कट रहा था, पूरे पैसे उसको नहीं मिलते। इसका मतलब कि एम्प्लॉयर ने पेमेंट करते वक्त टैक्स विदहोल्ड कर लिया, एम्प्लॉयर ने पेमेंट करते वक्त टैक्स डिडक्ट कर लिया, और टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो गया।
ओहो सर, आपने बताया था टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो जाए तो एफटीआर बन जाती है। ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने ये बताया था अगर टैक्स एट, अगर तो लॉ कहे कि ये इनकम एफटीआर में जाएगी और टैक्स एट सोर्स कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाए तो वो एफटीआर में जाएगी। क्या लॉ ने सैलरी इनकम को एफटीआर में कैटेगराइज किया है? आंसर इज नो, नहीं किया। जब लॉ ने सैलरी इनकम को एफटीआर पे कैटेगराइज नहीं किया तो वो एफटीआर में नहीं जाएगी। सर क्या लॉ ने एफटीआर में कैटेगराइज किया है सैलरी को? नहीं किया। क्या लॉ ने सैलरी को एमटीआर में कैटेगराइज किया है? नहीं किया। अब ऑटोमेटिकली वो किधर चली जाएगी? एमटीआर में। क्या लॉ ने इनकम फ्रॉम रेंटल इनकम को एफटीआर में क्लासिफाई किया है? नहीं किया। क्या लॉ ने रेंटल इनकम को मिनिमम टैक्स रिजीम में क्लासिफाई किया है? नहीं किया। ऑटोमेटिकली एनटीआर में चली जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल है सर, लेकिन वहां पर भी तो डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई। मैंने कहा हो गई स्टैब्लिश, लॉ ने बोला है करनी है, एम्प्लॉयर को बोला है। तो सर डिडक्टिबिलिटी एट सोर्स अगर स्टैब्लिश होता है, पेमेंट के वक्त ही टैक्स कट रहा है तो क्या वो एफटीआर नहीं बन जाएगी? हमने कहा नहीं, पेमेंट के वक्त टैक्स करने से वो एफटीआर थोड़ी बन जाएगी। लॉ बोले भी कि ये एफटीआर इनकम है तब बनेगी जाके। आर यू गेटिंग दिस? लॉ ने सैलरी को बोला ही नहीं है कि एफटीआर इनकम, तो वो एनटीआर की इनकम। ठीक हो गया? आर यू गेटिंग दिस? देखो पढ़ भी लेते हैं, यही बातें लिखी हुई होंगी। इनकम विच इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर टैक्सेबल अंडर एफटीआर और एमटीआर। एफटीआर भी नहीं है, एमटीआर भी नहीं। या इनकम पीटीआर और एमटीआर में प्रोवाइड तो है लेकिन उसके ऊपर डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश ही नहीं हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था प्राइजेस एंड विनिंग्स। उसके ऊपर डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश ही नहीं हो रही। अगर जी तो दुबई से मिल रहे हैं तो पैसे। आर यू गेटिंग दिस? मिसाल के तौर पर पेमेंट ऑफ सर्विसेज, मैं अगर सर्विस किसी इंडिविजुअल को दे रहा हूं तो वो मेरा टैक्स काटने का अहल ही नहीं है, उस पर रिक्वायरमेंट ही नहीं। जब उस पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मेरी उन सर्विसेज पर टैक्स विदहोल्ड होगा ही नहीं, टैक्सिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी एंड कलेक्टिबिलिटी एट सोर्स स्टैब्लिश होगी ही नहीं। जब होगी ही नहीं तो वो एमटीआर में फॉल करेगा ही नहीं, क्योंकि एमटीआर के लिए दोनों कंडीशन मीट होना जरूरी है। एमटीआर बोला भी हो कि ये एमटीआर में टैक्स होगी और डिडक्टिबिलिटी एट सोर्स स्टैब्लिश भी हो। एक भी चीज मिसिंग है तो अब वो एमटीआर में नहीं जाएगी। तो कहां चली जाएगी? एनटीआर में चली जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? फिर से रिपीट करो, कोई ऐसी इनकम जो एफटीआर में भी कैटेगराइज नहीं की जा रही, एमटीआर में भी कैटेगराइज नहीं की जा रही, वो तो एनटीआर में जाएगी ही जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, जो एफटीआर या एमटीआर में कैटेगराइज तो की गई है लेकिन उन पर डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी एट सोर्स एस्टेब्लिश नहीं हो रही, वो भी किधर चली जाएगी? नॉर्मल टैक्स रिजीम में चली जाएगी। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत देखेंगे हम बाद में, अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाद में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वक्तन फवक्तन आती रहेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको अभी कुछ भी करके दिखा नहीं सकता, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम कि मैं आपको उसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊं और कंफ्यूजन। इसीलिए मैं सिर्फ क्राइटेरिया को आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं, दैट दिस इज द क्राइटेरिया, सो दैट whenever any such income appears in front of you, I can apply this criteria and I can recall कि देखो हमने पढ़ा था, ये बन गई एफटीआर इनकम, ये बन गई एमटीआर, ये बन गई एनटीआर वाली। आर यू गेटिंग दिस? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सैलरी की क्लासिकल एग्जांपल है। सैलरी एफटीआर भी नहीं है, लॉ ने उसको एमटीआर भी नहीं बोला, तो वो किस में चली जाती है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में चली जाती है। आर यू गेटिंग दिस? एक और एग्जांपल मैंने आपको मिसाल दी, मेरी फर्म है, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मैंने लेकिन किसी इंडिविजुअल का टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, क्या मैं उससे फी चार्ज करूंगा? आंसर इज यस। क्या वो टैक्स विदहोल्ड कर सकता है? आंसर इज नो, वो विदहोल्डिंग एजेंट है ही नहीं। जब वो विदहोल्डिंग एजेंट है ही नहीं तो क्या टैक्स की डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी एट सोर्स एस्टेब्लिश हो रही है? नहीं हो रही, उस पर जिम्मेदारी नहीं, मुझे पूरे पैसे देगा। मैंने उसका टैक्स रिटर्न फाइल किया है, मैंने उसको कहा भाई 20,000 रुपये मेरी फीस है, उसने मुझे पूरे 20,000 रुपये दे दी, लेकिन है तो मेरी सर्विस इनकम।
पेमेंट ऑफ सर्विसेज, आपने तो बोला पेमेंट ऑफ सर्विसेज एमटीआर में फॉल करती है, लेकिन मैंने आपको एक और बात भी कही थी कि टैक्सेबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी एट सोर्स एस्टैब्लिश होनी चाहिए, यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं हो रही। उस सिचुएशन में डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी एट सोर्स बनती नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो अब वो एमटीआर में फॉल नहीं करेगी। किधर फॉल कर जाएगी? वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल कर जाएगी, और इसी की ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हम लोग आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आर यू गेटिंग दिस? क्या ये बात है आपको समझ आ रही है? ठीक है। फिर एनटीआर के अंदर भी एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक है। सियासी पार्टियों के अंदर, सियासी जमातों के अंदर बन जाते हैं ना फॉरवर्ड ब्लॉक, इसी तरह नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, एक अलग जमात बन जाती है। इसको हम कहते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। आता तो वो नॉर्मल के अंडर ही है, फॉल तो वो किसके अंडर ही करेगा? नॉर्मल के अंडर ही करेगा। लेकिन वो कहता है कि ठीक है हम नॉर्मल में फॉल करेंगे, लेकिन हमारा बस रेट अलग कर दो, हम पे नॉर्मल स्लैब रेट ना लगाओ, हमारा क्या अलग कर दो? हमारा रेट अलग कर दो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन पर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगेगा। इन पर जो टैक्स रेट लगेगा, इन पर लगेगा नॉर्मल स्लैब रेट। आर यू गेटिंग दिस? नॉर्मल स्लैब रेट कौन सा वाला हम देखेंगे? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डिवीजन 1 फर्स्ट शेड्यूल में डिवीजन 1 पार्ट 1 के अंदर नॉर्मल स्लैब रेट्स दिए, वो लगते हैं एनटीआर वाली इनकम पे। अच्छा भाई, तो कोई स्पेशल रेट इसके लिए प्रोवाइडेड नहीं है, कोई स्पेशल रेट इसके लिए प्रोवाइडेड नहीं है, तो कौन से वाले रेट लगते हैं? नॉर्मल स्लैब रेट्स लगते हैं। लेकिन यहां जो सेपरेट ब्लॉक में जा रही होगी, उसके ऊपर सेपरेट रेट्स लगेंगे। उसकी एग्जाम्पल भी गिवन है। क्या एग्जाम्पल है देख लो भाई। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट, लमसम पेमेंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हम सैलरी के अंदर पढ़ गए। और जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं जिसको हम सिक्योरिटीज कहते हैं, उनके बेचने पर भी अलग रेट लगेगा। सर, अलग रेट लगेगा इसका मतलब कि वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल नहीं कर रहे, क्योंकि उन पर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लग रहा। मैंने कहा नॉर्मल स्लैब रेट तो नहीं लग रहा, रेट अलग लग रहा है, लेकिन वो एफटीआर भी नहीं है, वो एमटीआर भी नहीं है। लॉ ने उसको ना एफटीआर क्लासिफाई किया है, लॉ ने उसको ना एमटीआर क्लासिफाई किया है, लॉ ने उसको ना एफटीआर क्लासिफाई किया है, लॉ ने उसको ना एमटीआर क्लासिफाई किया है। तो वो बन गई एनटीआर। एनटीआर तो बन गई। एनटीआर के अंदर भी उसके नखरे थोड़े अलग हैं। कहता है भाई मेरा रेट अलग करो, मेरा रेट अलग दो, मुझे मुझे मेरा एक्स्ट्रा हक चाहिए। हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, कह रहा है मुझे नॉर्मल रेट नहीं चाहिए, मुझे अलग रेट चाहिए। लेकिन लॉ ने उसको ना एफटीआर में क्लासिफाई किया है, ना एमटीआर में क्लासिफाई किया है, तो वो किसमें फॉल करके बता दो जरा? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसकी भी एग्जांपल्स आएंगी, तो सबकी एग्जांपल्स आएंगी व्हेन वी विल मूव फर्दर इन द कोर्स, आपको सबकी एग्जांपल देखने को मिलेगी। तो सर आपने सब बता दिया, मिनिमम टैक्स रिजीम का क्राइटेरिया बता दिया था, मिनिमम टैक्स रिजीम का ट्रीटमेंट नहीं बताया। अच्छा, मैं कहा मिनिमम टैक्स रिजीम का ट्रीटमेंट ये होता है कि मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर एक मिनिमम रेट स्पेसिफाई कर दिया जाता है, जैसा कि नाम बता रहा है इसका, मिनिमम टैक्स रिजीम। मिनिमम रेट स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। मिसाल ले रहा हूं मैं, 11%। मिसाल ले, 11% रेट स्पेसिफाई कर दिया गया। और उस 11% के ऊपर, मिसाल ले रहा हूं, 11% के ऊपर विदहोल्डिंग हो गई। विदहोल्डिंग तो हो गई 11% के ऊपर। क्या ये एफटीआर है? हमने कहा नहीं, फुल एंड फाइनल तो नहीं है। ये तो मिनिमम है, ये तो मिनिमम है। इसका मतलब अगर नॉर्मल टैक्स इससे ज्यादा बना
तो और भी टैक्स देना पड़ेगा। फाइनल में तो आसानी थी, फाइनल में हमने बोला भाई फुल एंड फाइनल टैक्स रिजीम। मिसाल ले रहा हूं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर 1% का टैक्स कट गया, फुल एंड फाइनल, मजीद अब कोई टैक्स नहीं देना। मिनिमम में ऐसा सीन नहीं होगा। मिनिमम के अंदर 11% का टैक्स कट गया, वो तो मिनिमम है। नॉर्मल अगर उससे ज्यादा बना तो नॉर्मल देना पड़ेगा। नाम से याद रख लो कि जो भी टैक्स कटा है वो फाइनल नहीं है, वो मिनिमम है। यानी नॉर्मल अगर उससे ज्यादा बना तो नॉर्मल देना पड़ेगा। इसका मतलब एक और हुआ क्या, कि ये जो मिनिमम टैक्स रिजीम है, ये कहने को तो मिनिमम टैक्स रिजीम है, लेकिन दर हकीकत ये मिनिमम प्लस नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो कहा जाएगा अगर मिनिमम टैक्स रिजीम तो वो मिनिमम तो है, लेकिन साथ में नॉर्मल का चुटकुला भी उसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो टैक्स जो कटा वो तो मिनिमम होगा। नॉर्मल की कैलकुलेशन भी हमें करना होगी, दोनों में से जो हायर होगा वो टैक्स लगेगा। नाम ही इसका ऐसा है ना, मिनिमम। जो कटा वो मिनिमम, नॉर्मल ज्यादा बनेगा, नॉर्मल पे करना पड़ेगा। एफटीआर का केस आसान है, जो कट गया वो फाइनल। नॉर्मल का केस आसान है, जो एफटीआर एमटीआर में नहीं गया वो नॉर्मल में जाएगा, नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। मिनिमम टैक्स रिजीम और कॉम्प्लेक्स है। जो कट गया वो मिनिमम, साल के आखिर में उसको नॉर्मल स्लैब पे भी चेक करना पड़ेगा। अगर स्लैब रेट ज्यादा आ गया या कंपनी के केस में कॉर्पोरेट रेट ज्यादा आ गया तो वो टैक्स अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब मिनिमम एक दो धारी तलवार है। पहले मिनिमम की घाटी से गुजरना पड़ेगा, फिर नॉर्मल की घाटी से गुजरना पड़ेगा, तब जाके फिर वो फला पा पाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये दो धारी तलवार पर चलना पड़ेगा इसको। लेकिन ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं अभी प्रैक्टिकली समझाना मुश्किल है, तो मैं इसको जरा सम अप कर दूं। अच्छा, एक और बात सर, एक्सपेंसेस एफटीआर में लेस नहीं हो सकते थे, लेकिन मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर क्या एक्सपेंसेस, क्या टैक्स रेट स्पेसिफाइड है? तुमने कहा नहीं, इधर नॉर्मल टैक्स रेट्स है, इधर नॉर्मल टैक्स रेट है। क्या ये किसी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई होगा? जी, हेड ऑफ इनकम में नॉर्मल वाला क्लासिफाई होगा। क्या डिडक्शंस अलाउड हैं, एक्सपेंसेस अलाउड हैं? जी, एक्सपेंसेस अलाउड हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, आपको याद होगा, ये मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे सारा का सारा। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस अलाउड हैं, ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूँ पिछली क्लास में। क्या डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस हो सकते हैं? डिडक्टेबल अलाउंसेस नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में से बिल्कुल लेस हो सकते हैं। टैक्स क्रेडिट भी एनटीआर वाली टैक्सेबल इनकम में से बिल्कुल लेस हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। हमने कहा जी, डिडक्शंस भी लेस हो सकती हैं, डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस हो सकते हैं। अभी एनटीआर वाले को देख लो, डिडक्टेबल अलाउंस लेस हो सकते, सॉरी, एक्सपेंसेस लेस हो सकते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस लेस हो सकते हैं, टैक्स क्रेडिट लेस हो सकते हैं। ठीक है। मिनिमम मैंने आपको बताया कि मिनिमम दरअसल नॉर्मल का बड़ा भाई है। अजान की आवाज आ रही है, अजान के लिए हम खामोशी इख्तियार करेंगे और मैं कंटिन्यू करूंगा।
अच्छा बेटा, अजान हो गई है। बस मैं जितना अभी हमने डिस्कशन किया है मैं आपको जरा रिकैप कर दूं, फिर हम नमाज का ब्रेक लेंगे। 5-10 मिनट बाद जमात से नमाज अदा करेंगे, 9:15 की जमात है यहाँ पे। मैं भी जरा नमाज पढ़ के आऊंगा और फिर हम नमाज के बाद अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि देखो, जो एनटीआर में फॉल करता है ना, एनटीआर के अंदर हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई भी होगा। जैसे सैलरी है, सैलरी के हेड ऑफ इनकम में जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम के हेड में जाएगा। कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन के हेड में जाएगा। डिडक्शंस अलाउ होंगी। जी, डिडक्शंस अलाउ होंगी। डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर सकते हैं जी, डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट लेस कर सकते हैं जी, टैक्स क्रेडिट भी लेस कर सकते हैं। और टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? नॉर्मल स्लैब रेट लगा देंगे। मिनिमम टैक्स रिजीम में देखोगे तो देखो एनटीआर वाली खुसूसियात अप्लाई हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो दो धारी तलवार है, मिनिमम भी है और नॉर्मल भी है। तो देखो, नॉर्मल टैक्स रेट लग रहे होंगे उसके ऊपर। मिनिमम तो मिनिमम होगा, लेकिन असल में रेट नॉर्मल वाला लगेगा। अगर वो हायर होगा तो वही प्रिवेल कर जाएगा। हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई होगा। डिडक्शन अलाउ होंगी। डिडक्टिबल अलाउंसेस अलाउ होंगे। टैक्स क्रेडिट अलाउ आमतौर पर नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस हैं टैक्स क्रेडिट के अंदर, डिफरेंस है। और लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होगी? हमने कहा दो चीजें कंप्यूट करना पड़ेंगी, एनटीआर वाली भी निकालो और ये भी देखो टैक्स विदहोल्ड कितना हुआ है। टैक्स विदहोल्ड हुआ है ज्यादा, एनटीआर की लायबिलिटी आ रही है कम, तो जितना टैक्स विदहोल्ड हो गया वही लायबिलिटी बन जाएगा। टैक्स विदहोल्ड हुआ है कम, एनटीआर की लायबिलिटी आ रही है ज्यादा, मजीद पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हमारे जहन में सिर्फ क्राइटेरिया होने चाहिए मोटे मोटे, बस। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा, ये तो पूरे कोर्स का एक तरह से खुलासा टाइप है कि हर इनकम इन तरहों से टैक्स होती है, इस ट्रीटमेंट से टैक्स होती है, इस लाठी से हाँकी जाती है, ऐसे हाँकी जाती है। ये एक आइडिया दे दिया मैंने, लेकिन असल में हाउ इट विल वर्क, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, अभी हमने डिस्कस नहीं किया। अब मैंने जो डिस्कशन किया है मैं उसको एक दफा फिर से रिकैप कर दूं। देखो, तो अभी हमने रिजीम्स कितनी पढ़ ली? मोटी मोटी हमने तीन रिजीम्स पढ़ ली, तीन रिजीम्स पढ़ ली। ये रिजीम नंबर 1 पढ़ी हम, एफटीआर, मिनिमम टैक्स रिजीम। ये दूसरी रिजीम पढ़ी, और नॉर्मल टैक्स रिजीम हमने तीसरी रिजीम पढ़ी। क्राइटेरिया क्या है? एफटीआर और एमटीआर लॉ बताएगा, ये इनकम एमटीआर में जा रही है, ये इनकम एफटीआर में जा रही है। लॉ ने नहीं बताया, ऑटोमेटिकली नॉर्मल टैक्स रिजीम में चली जाएगी। सिंपल है। नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी तो नॉर्मल रेट लगेगा। एफटीआर में जाएगी, एफटीआर का रेट लॉ स्पेसिफाई करेगा। एमटीआर में जाएगी, एमटीआर का विदहोल्डिंग का रेट लॉ स्पेसिफाई करेगा। क्लियर है? नॉर्मल के अंदर भी एक अलग कैटेगरी है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की, वो है तो नॉर्मल की ही कैटेगरी, लेकिन थोड़ी नखरालू कैटेगरी है, उसके लिए भी रेट अलग होंगे, लॉ बताएगा। ठीक है, वही बात। लेकिन उसमें खुसूसियात एनटीआर की ही मिलती होंगी, एक्सपेंसेस अलाउ हो रहे होंगे। ठीक है, हेड ऑफ इनकम में वो क्लासिफाई हो रही होगी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी होगी। मिनिमम टैक्स रिजी, अच्छा, एफटीआर में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं होगा, डिडक्टिबल अलाउंस टैक्स क्रेडिट्स लेस नहीं होंगे। लेकिन एमटीआर चूंकि नॉर्मल की ही बड़ी बहन है, तो उस पर हमें दोनों चीजें देखनी होंगी। नॉर्मल भी अप्लाई होगा, नॉर्मल भी लगेगा उसके ऊपर, और मिनिमम का भी क्राइटेरिया लगेगा। कैसे लगेगा वो बाद में देखेंगे, बस अभी आपको पता होना चाहिए ये होगा। कैसे होगा? दिस इज द एंटायर कोर्स। ठीक है। तो ये जो मोटी मोटी कुछ बातें मैंने आपको समझाई हैं, क्या ये आपके पल्ले पुर नहीं है? कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए इनको सुन के? मुख्तसर बातें सुननी है आपने। एफटीआर की क्राइटेरिया कुछ खसूसियात, एमटीआर की क्राइटेरिया कुछ खसूसियात, एनटीआर की क्राइटेरिया कुछ खसूसियात, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आती है, इसलिए डिस्कशन की जरूरत पड़ गई, वरना हम इसको डिस्कस ही ना करते, बाद में डिस्कस करते। तो क्या ये बात आपकी क्लियर है? कंफर्म करते हैं मेरे बच्चा?
ग्रेट, जबरदस्त। ठीक है, तो नमाज की तैयारी करते हैं। 9:15 बजे की जमात है यहाँ पे, तो कोशिश हम करते हैं 9:30 9:35 के ऊपर रिज्यूम करें इंशाल्लाह ताला। ठीक है, 2 4 5 मिनट ऊपर नीचे, विल ट्राई टू रिज्यूम आफ्टर पास ब्रेक। तो आप लोग भी जमात से नमाज अदा करें, जमात से नमाज अदा करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है बच्चा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। बेटा जरा मुझे कंफर्म कर दो कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। चलो, बिफोर मूविंग ऑन, मैं एक मरतबा फिर से रिकैप कर दूं जितना आपको पता होना चाहिए। परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है, और हर हर एलिमेंट ऑफ इनकम की जो जो टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से जो भी टैक्स कंप्यूटेशन होगी वो हमने बड़ी डिटेल में देखनी है। अभी हो सकता है आपको इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि ये इनकम है क्या, बोलते किसको है, इस पर टैक्स कटता कैसे है, टैक्स लगता कैसे है। ठीक है, क्योंकि ये ही असल में बेसिकली इनकम टैक्स की जान है। ये जो सवाल आएगा जिसके अंदर आपके पास एनटीआर, मिनिमम टैक्स, एफटीआर, ये सब मर्ज होके आएंगे, उसके जो ट्रीटमेंट्स होंगे, उसके बाद आपको बेहतर तौर पर इसका अंदाजा होगा कि टैक्स रिजीम्स क्या हैं। बस एक अंदाजे के लिए, एक आइडिया के लिए मैंने आपको बताया कि ये तीन मुख्तलिफ तरह के टैक्सेबिलिटी के तरीके हैं। तीन मुख्तलिफ तरह की टैक्सेबिलिटी के तरीके हैं। एक होता है एफटीआर, एक है एनटीआर। एनटीआर किसको बोलते हैं? एनटीआर उसको बोलते हैं, एनटीआर किसको बोलते हैं? मिसाल के तौर पर, क्राइटेरिया को छोड़ो, ट्रीटमेंट, पहले ट्रीटमेंट देख लेते हैं इसका। जो भी उस हेड ऑफ इनकम की रिसीट्स होती हैं उसमें से एक्सपेंसेस लेस होते हैं, और एक्सपेंसेस लेस होने के बाद इनकम आती है, ये मैं बता चुका हूं। उसमें से लेस होते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस, यानी ये फायदे की चीज हुई। फिर आती है टैक्सेबल इनकम, उस पर रेट लगता है नॉर्मल स्लैब रेट। आ जाती है नॉर्मल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी। उसमें से एक और चीज लेस होती है, टैक्स क्रेडिट। लेस हो रही है इसका मतलब ये भी फायदे की चीज है। और फिर आती है आपके पास फाइनल टैक्स लायबिलिटी, ये है ट्रीटमेंट। फिर मैंने आपको बताया एफटीआर की इनकम होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। एफटीआर की इनकम वो इनकम होती है जिसमें से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता, कोई डिडक्टिबल अलाउंस लेस नहीं हो सकता, कोई टैक्स क्रेडिट लेस नहीं हो सकता, उसमें लॉस नहीं आ सकता, लॉस किसी से एडजस्ट नहीं हो सकता। ये तो हो गया ट्रीटमेंट। लेकिन सर इसको पहचानने का क्राइटेरिया क्या है? तो हमने कहा एफटीआर वो वाली इनकम होगी जिसको लॉ बोल देगा ये एफटीआर है, इसका रेट भी सेपरेट है, इसमें से एक्सपेंस लेस नहीं। बस इतना बात याद रख लो। मिनिमम टैक्स रिजीम को क्या क्राइटेरिया? लॉ ने बोल दिया मिनिमम। और एक बात जो दोनों में इंपॉर्टेंट है, एफटीआर एमटीआर, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो रही है। सही है। एक तो इम्पोज कैटेगरी है, उसमें डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी की जरूरत नहीं है, इसमें बार बार अलग से रिपीट नहीं कर रहा। ये तो एक स्टैम्प वाली कैटेगरी है ना, स्टैम्प लग गई। लेकिन चाहे ये एफटीआर की कैटेगरी हो चाहे ये एमटीआर की कैटेगरी हो, उसमें डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश होगी, और लॉ बोल देगा ये एफटीआर है या एमटीआर है, और रेट भी लॉ बता। जो इन दोनों में नहीं जाएगी वो नॉर्मल स्लैब रेट पर टैक्स हो जाएगी, नॉर्मल टैक्स रिजीम में चली जाएगी, और नॉर्मल स्लैब रेट पर टैक्स हो जाएगी। मिनिमम भी नॉर्मल में चेक होगी। ये मैंने बता दिया, मिनिमम दो धारी तलवार है। मिनिमम रेट भी देखा जाएगा और नॉर्मल स्लैब रेट भी देखा जाएगा। नॉर्मल स्लैब रेट ज्यादा होगा तो उस पर टैक्स कर देंगे, मिनिमम टैक्स ज्यादा होगा तो उस पर टैक्स कर देंगे। कैसे करेंगे? अभी हमारा काम ही नहीं करना, आइडिया देना मेरा काम था, वो दे दिया। क्या ये बातें क्लियर हैं? हम आगे चल रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझे एक्नॉलेज करेंगे तो हम आगे मूव कर जाएंगे बेटा।
बस इस बेसिक डिस्कशन के बाद अब आप इसको देखिएगा, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ये जो स्कोप का सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या कह रहा है? इनकम टैक्स शेल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। हर टैक्स ईयर के ऊपर, हर टैक्स ईयर के लिए ये इनकम टैक्स लगेगा। किन रेटों पे? जो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। किस पर? हर पर्सन पर। किन रेटों पे? जो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। किस पर? हर पर्सन पर। पर्सन में मैंने बताया तीन तरह के पर्सन इंपॉर्टेंट है, बाकी भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तीन, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट तीन ही। हु हैज टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। फिर अभी आपने सेपरेट टैक्सेशन देख लिया, फाइनल टैक्सेशन देख लिया, कुछ मुख्तसर आइडिया मिला? Sure. तो अब हमें इन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके देखना है। टैक्स लगेगा हर टैक्स ईयर के लिए, रेट स्पेसिफाई होंगे फर्स्ट शेड्यूल में। किस पर? पर्सन पर जिसके पास टैक्सेबल इनकम है। सही। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है टैक्स ईयर का। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, which is given under section 74। चलो, सबसे पहले मुख्तसरन बात, ये टैक्स ईयर है क्या? ईयर हमने मुख्तलिफ देखे, बहुत तरह के हमने ईयर्स देखे। या नाम सुने? क्या क्या नाम सुने हमने? हमने नाम सुना फाइनेंशियल ईयर, हमने नाम सुना फिस्कल ईयर, हमने नाम सुना कैलेंडर ईयर, हमने नाम सुना काउंटिंग ईयर, और अब हम नाम सुन रहे हैं टैक्स ईयर। इन सब में फर्क क्या है? क्या ये सब एक ही है? क्या ये सब अलग अलग है? आओ देखते। फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर, ये कंट्री के पर्सपेक्टिव से या इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, नेशनल पर्सपेक्टिव से कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर। कंट्री के पर्सपेक्टिव से कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून पे खत्म होता है। पाकिस्तान का कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से, और खत्म कब होता है? नेक्स्ट ईयर 30 जून। अब वो 1 जुलाई 24 से शुरू होकर 30 जून 25 पे हो सकता है, 1 जुलाई 25 से शुरू होकर 30 जून 26 पे हो सकता है, 1 जुलाई 26 से शुरू होकर 30 जून 27। फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। इसी के हिसाब से बजट सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स ईयर 2024, सॉरी, टैक्स ईयर की बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ। फिस्कल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2024 से, खत्म हो रहा है 30 जून 2025 को, वो कंट्री का इकोनॉमी का साल, इकोनॉमी की जीडीपी, इकोनॉमी की जीएनपी, इकोनॉमी की ग्रोथ, उसकी इन्फ्लेशन, उसके टारगेट्स, उसके बजट्स उस ईयर के हिसाब से सेट होते हैं। और ये ट्रैक किया जाता है कि हमने इस ईयर में, जैसे किसी भी एंटिटी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो आप उसके अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से देखते हैं कि इस साल में उसने क्या तीर मारा, क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया। इसी तरह मुल्क भी अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखता है कि कंट्री के अंदर ग्रोथ कितनी हुई, इन्फ्लेशन कितनी हुई, कलेक्शन टैक्स की कितनी हुई, फिजिकल एक्सपेंडिचर्स कितने हुए। वो अपना उसी साल के एतबार से सारी परफॉर्मेंस को असेस करता है। और ऑब्वियसली पीरियड का होना बड़ा जरूरी है, ईयर ऑन ईयर पीरियड बाय पीरियड कंपैरिजन के लिए बहुत जरूरी है, कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन के लिए बहुत जरूरी है।
तो टाइम फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिजिकल और फाइनेंशियल ईयर दोनों इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से हमारे पास कंसीडर किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। कैलेंडर ईयर हमें पता है ये चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, कैलेंडर ईयर। क्लियर हो गई बात। अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हो सकता है। अकाउंटिंग ईयर वो फ्रेम ऑफ, वो टाइम रेफरेंस, वो टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम साइकिल जिसके एतबार से आप अपना प्रॉफिट और लॉस बनाते हो, आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो, ऐसा ही है। माशाल्लाह अकाउंटेंट्स हैं आप लोग, मुझसे बेहतर जानते हैं ये वाली बात है। फिर आता है टैक्स ईयर। ये क्या हो गया, मैं कुछ रब कर दिया। अच्छा, फिर आता है टैक्स ईयर। ऑब्वियसली बात है, जैसे अकाउंटिंग ईयर के टाइम रेफरेंस से, अकाउंटिंग ईयर के टाइम साइकिल से आप अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, इसी तरह टैक्स ईयर नाम से ही जाहिर है कि ये भी एक तरह का टाइम साइकिल है, टाइम ड्यूरेशन है, ईयर है, साल है, पीरियड है, जिसके रेफरेंस से आप अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे, जिस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड की इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, या इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपकी इनकम पर इस रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। जरूरी है। मिसाल के तौर पर मुझसे कोई पूछे, मिसाल के तौर पर मिस्टर ए से किसी ने पूछा आप कितना कमाते हो, उसने बोला 2 करोड़। अच्छा भाई, 2 करोड़ के ऊपर तो 40% टैक्स बनता है, दे दो। उसने बोला भाई 2 करोड़ तो मैं 10 साल में कमाता हूँ। ओहो, तो इसका मतलब सर ये तो पूछा ही नहीं हमने कि भाई आप एक साल में कितना कमाते हो। चलो अगला सवाल हम इस तरह से पूछ लेते हैं, आप एक साल में कितना कमाते हो। तो उसने कहा भाई 25 लाख रुपए। तो भाई ये टैक्स लगेगा। भाई 25 लाख रुपए तो मैं कमाता हूँ, लेकिन ये तो मैंने आपको बताया है 1 नवंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की कमाई बताई है मैंने। आप किस साल की पूछ रहे थे, आप किस पीरियड की पूछ रहे थे। देखा, इसलिए पीरियड का तयन करना बहुत जरूरी है, वरना ये आंसर कभी एब्सोल्यूट नहीं निकल पाएगा आपका। जैसे बैंक्स हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है 1 जुलाई, 1 जन टू 31 दिसंबर। तो अब हम किसी से पूछें बैंक, आप एक बैंक दूसरे बैंक से पूछ रहा है आपका प्रॉफिट कितना आया, तो अब बैंक को पता है कि मेरा प्रॉफिट कितना आया, ये मुझसे पूछ रहा है, तो अब मुझे अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट बताना है 1 जन से 31 दिसंबर। तो टाइम साइकिल या टाइम रेफरेंस फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए टैक्स की दुनिया में भी ये टाइम साइकिल या टाइम पीरियड फिक्स करना बहुत जरूरी है, जिसके रेफरेंस से हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे और जिसके रेफरेंस से हम टैक्स इंपोज करेंगे, टैक्स लगाएंगे। और आमतौर पर जो टैक्स ईयर होता है उसी के रेफरेंस से अकाउंटिंग ईयर भी सेट कर दिया जाता है। क्यों आमतौर पर? क्योंकि सर टैक्स के की कैलकुलेशन होगी टैक्स ईयर के हिसाब से, तो हम अकाउंटिंग ईयर भी उसी हिसाब से सेट करते हैं, ताकि हमारी जो अकाउंटिंग की कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी की हुई है वो हमें टैक्स में भी हेल्प आउट करते हैं। सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। टैक्स वाले ने बैंक का टैक्स ईयर 1 जन टू 31 दिसंबर फिक्स किया, स्पेशल टैक्स ईयर, तो हम अकाउंटिंग भी उसी हिसाब से करते हैं। अकाउंटिंग के लिए भी वही पीरियड हमने सेट कर लिया। ठीक, कोई बात। कहने का मकसद ये है कि है अलग अलग, ऐसा हो सकता है अकाउंटिंग ईयर अलग हो, टैक्स ईयर अलग, ऐसा हो सकता है, मैं मना नहीं कर, लेकिन अकाउंटिंग ईयर को टैक्स ईयर के मुताबिक रखा जाता है ताकि मसाइल कम से कम। Are you getting this? लेकिन टैक्स ईयर का अपना रूल है। अकाउंटिंग ईयर तो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, हमारी मर्जी है, हम जो भी सेट करना चाहें हम करते हैं। या
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एससीसीपी के लॉ के हिसाब से बनेंगे, एससीसीपी जो चाहे सेट कर दो, ठीक है। लेकिन टैक्स, एफबीआर, टैक्स के बारे में कौन बताएगा? एफबीआर बताएगा। क्या टैक्स ईयर है, क्या स्पेशल टैक्स ईयर है, ये सारी बातें एफबीआर बताएगा, ठीक है। आओ देखते हैं। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अच्छा, तीन तरह के टैक्स ईयर्स हैं मेनली, सेक्शन 74 के हिसाब से तीन तरह के टैक्स ईयर्स। सबसे पहला आता है नॉर्मल टैक्स ईयर, फिर आता है स्पेशल टैक्स ईयर, और फिर आता है हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। तीन तरह के टैक्स ईयर्स। सबसे पहला हम देख रहे हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। नाम से ही जाहिर है कि ये जो टैक्स ईयर है, ये जो टैक्स का पीरियड है, ये नॉर्मल होगा। सर, ये नॉर्मल और एबनॉर्मल कैसे डिटरमिन हो रहा है? इसको आपने नॉर्मल बोल दिया। पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर कब से शुरू होकर कब खत्म होता है, फिर इस पे बात कर लेंगे। नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से, खत्म होता है 30 जून। मिसाल के तौर पर 1 जुलाई 24 से शुरू होकर 30 जून 25 पे खत्म हो रहा है। मिसाल के तौर पर 1 जुलाई 25 से शुरू होके 30 जून 26 पे खत्म हो रहा है। ये भी नॉर्मल टैक्स ईयर है, ये भी नॉर्मल टैक्स ईयर है। क्यों कहा इसको हमने नॉर्मल? सर, 1 जनवरी से 30 जून वाले को नॉर्मल बोल देते। 1 जुलाई से 30 जून वाले को, 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाले को नॉर्मल बोल देते। वो नहीं बोला आपने, लेकिन नहीं, हमने नॉर्मल किसको बोला? हमने नॉर्मल बोला जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, 30 जून को खत्म। इसको आपने नॉर्मल बोला क्यों? इसको हमने इसलिए नॉर्मल बोला क्योंकि ये हमारे फिजिकल और फाइनेंशियल ईयर से कोइंसाइड करता है, कॉरेस्पॉन्ड करता है। हमारी कंट्री का ईयर भी यही है। तो जो टैक्स ईयर कंट्री के ईयर से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, हमने उसको नॉर्मल टैक्स ईयर बोला है। बात क्लियर है? टैक्स ईयर को डिनोट कैसे किया जाता है? ये देखा जाएगा कि ये टैक्स ईयर खत्म किस कैलेंडर ईयर में हो रहा है। जिस कैलेंडर ईयर में ये टैक्स ईयर एंड हो रहा होगा, उसी मुनासिबत से इसको प्यारा सा नाम दे देंगे। इसे हम कह देंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 2025। जो भी नॉर्मल टैक्स ईयर हो, ये चेक कर लो कि वो एंड किस कैलेंडर ईयर में हो रहा है, उसी की मुनासिबत से उसे आप प्यारा सा नाम दे दीजिए, नॉर्मल टैक्स ईयर 2026। इसका मतलब सर, क्या ये हमेशा 12 महीने का ही साल होगा? हमने कहा जी, 12 महीने का साल होगा। क्या ये हमेशा 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पे खत्म होगा? हमने कहा जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसे नाम क्या देंगे? हमने कहा ये देख लो कि ये किस कैलेंडर ईयर में एंड हो रहा है। जिस कैलेंडर ईयर में एंड हो रहा है, वही नाम चिपका दो। जबरदस्त। सर, ये जरूरत ही क्यों पेश आ रही है इसको नाम देने की? हमने कहा बहुत ज्यादा जरूरत है। इस नाम की बड़ी सिग्निफिकेंस है, इस नाम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अभी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। एक और बात, हर साल, अब इसका मतलब कि मैं एग्जाम्पल ले लूं, टैक्स ईयर जो शुरू हो रहा है 1 जुलाई 24 से और खत्म होगा 30 जून 25 को। ठीक है। और मैंने इसको नाम दे दिया नॉर्मल टैक्स ईयर 2025। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर,
यहां पर कहीं इस डॉटेड लाइन जुलाई से पहले जून चल रहा होगा। इस जून 24 के अंदर एक बजट आएगा, फाइनेंस बिल प्रेजेंट होगा। आर यू गेटिंग दिस? फाइनेंस बिल प्रेजेंट होगा, वो फाइनेंस बिल अप्रूव होगा, और वो फाइनेंस बिल अप्रूव होकर लॉ का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि फाइनेंस एक्ट में तब्दील हो जाएगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फाइनेंस एक्ट लॉ का हिस्सा बन जाता है, लॉ में चेंजेस करता है ये लॉ में चेंजेस करता है, लॉ का हिस्सा होता है। एक्ट उसको बोलते हैं जब पार्लियामेंट के, नेशनल असेंबली ने, पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया, ये एक्ट बन गया। फाइनेंस एक्ट 2024, फाइनेंस एक्ट 2024 आ गया। जैसा हो सकता है फाइनेंस एक्ट में काफी सारी चेंजेस आई हों जो कि हर साल आती हैं। मिसाल के तौर पर रेट चेंज हो जाते हैं, स्लैब रेट्स चेंज हो जाते हैं, विद होल्डिंग के रेट्स चेंज हो जाते हैं, और टैक्स की रेट्स अप्लाई हो जाते हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, हर साल आती हैं। और इसी साल और हर साल जून के महीने में बजट पास हो जाता है, बजट बनता है, फाइनेंस बिल आता है, ठीक है, या मैं कहूँ बजट आता है। उस बजट के अंदर हम कहते हैं कि इतने रेवेन्यू हमें कलेक्ट करने हैं, इतने टैक्स रेवेन्यू, इतने नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने हैं हमें। फिर उस बजट को अमली जामा पहनाने के लिए, लॉक करने के लिए उसे असेंबली से पास करवाया जाता है, फाइनेंस एक्ट बन गया। अब ये जो फाइनेंस एक्ट है, इसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चेंजेस कर दी, और हम कहते हैं कि अब आपके पास अपडेटेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होगा, जिसके अंदर रेट्स अपडेट हो गए होंगे। किसके हिसाब से रेट्स अपडेट हो गए होंगे? फाइनेंस एक्ट 2024 ने रेट्स में चेंजिंग कर दी होगी। मिसाल के तौर पर पहले कहीं अगर 25% का रेट था, उसको बढ़ा के 27 कर दिया, कहीं अगर 10 का रेट था, उसको बढ़ा के 11 कर दिया। मैं मिसाल ले रहा हूँ। फाइनेंस एक्ट 24 ने छेड़खानी कर दी और रेट्स में चेंजेस कर दिए। हमने कहा अब ये जो फाइनेंस एक्ट 2024 आ गया, ये फाइनेंस एक्ट 2024 टैक्स ईयर 2025 के लिए एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग दिस? यानी कि जून में ये जो फाइनेंस एक्ट अप्रूव हो गया, जून 24 में जो फाइनेंस एक्ट अप्रूव हो गया, वो अगले आने वाले साल के लिए एप्लीकेबल लॉ बन गया। यानी अगर फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर लॉ में ये बात कह दी गई कि अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एफटीआर में नहीं रहा, जो कि कह दी गई है, तो हमने कहा अब ये फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल हो गया नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 के लिए। तो अब जो नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 के अंदर एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगी, वो एफटीआर में टैक्सेबल नहीं होगी। या मिसाल के तौर पर रेट चेंज कर दिए गए, सैलरी के रेट चेंज कर दिए गए, नॉन सैलरी रेट के भी रेट चेंज कर दिए गए। तो फाइनेंस एक्ट 2024 में जो रेट चेंज कर दिए गए, वो नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 की इनकम पर एप्लीकेबल होंगे, वो पुरानी वाली इनकम पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये पता करने के लिए कि इस किस टैक्स ईयर में कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, टैक्स ईयर को नाम देना पड़ेगा। मैंने कहा टैक्स ईयर 2025 है, उस पर कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2024। आर यू गेटिंग दिस? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? ये साल पूरे 12 महीनों का साल होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीनों का साल होता है, 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून पर खत्म होता है। 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून पर खत्म होता है। और ये जो फाइनेंस एक्ट 2024 में अप्रूव हुआ है,
ये टैक्स ईयर 2025 के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये बात यहां तक समझ आती है? तो ये 12 महीनों का साल है। स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, एंड होगा 30 जून पर। नाम दिया जाएगा उस कैलेंडर ईयर के रेफरेंस से जिसमें ये एंड हो रहा है, यानी कि 2025। क्या ये बात आपको समझ आती है? अगर समझ आती है तो अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। पीरियड ऑफ 12 months ending on 30th day of June and is termed as normal tax year and is denoted by the calendar year in which the said date falls, यानी कि जिस कैलेंडर ईयर में वो खत्म हो रहा है। नॉर्मल टैक्स ईयर है 12 महीनों का पीरियड। मिसाल ले रहा हूँ, जुलाई 23 से शुरू हुआ, जून 24 पर खत्म हुआ। जून 24 पर खत्म हुआ, किस कैलेंडर ईयर में खत्म हुआ? हमने कहा जैन 24 से दिसंबर 24 का जो कैलेंडर ईयर है उसमें खत्म हुआ। हमने कहा इसको नाम क्या दिया जाएगा? टैक्स ईयर 2024 नाम दिया जाएगा। सर लेकिन इसके इस टैक्स ईयर के अंदर तो 23 भी लिखा हुआ है, 24 भी लिखा हुआ है। दोनों में झगड़ा होगा। 23 का नाम दें, 24 का नाम दें। हमने कहा झगड़ा करने की जरूरत नहीं, लॉ ने बोल दिया जिस ईयर में एंड हो रहा होगा, जिस कैलेंडर ईयर में एंड हो रहा होगा, उसके नाम की निस्बत लगा दी जाएगी इसके साथ। क्लियर हो गई बात? नॉर्मल टैक्स ईयर इज नोटेड बाय द ईयर इन विच द मंथ ऑफ जून फॉल्स। जिस जून में वो खत्म हो रहा है उस कैलेंडर ईयर के हिसाब से उसको हम नाम दे देंगे। क्या ये बात सबको क्लियर होती है? क्रिस्टल क्लियर? कोई सवाल तो नहीं इसके अंदर? डियर स्टूडेंट्स, कुछ अच्छा, कुछ एक दो चीजें रह गई हैं जो हम रीड करेंगे, लेकिन ये टैक्स ईयर के बाद हम रीड कर लेंगे। ठीक है, कुछ सेक्शंस हमने रीड करने थे क्योंकि इस टैक्स ईयर का टॉपिक स्टार्ट हो गया था, हमने वो क्लियर स्टार्ट कर दिया। वो हम देख लेंगे वो सेक्शंस। ठीक है, चलो। ये बात क्लियर होती है? अच्छा सर, क्या सबका टैक्स ईयर 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पर ही खत्म होगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। सबका टैक्स ईयर 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पर खत्म नहीं होगा। तो फिर सर, क्या हम अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं? अपनी मर्जी से भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ क्राइटेरिया है, चेंज भी किया जा सकता है। तो सर डिफरेंट कब होगा टैक्स ईयर और किसके लिए होगा? देखा, एफबीआर चाहे, एफबीआर चाहे, पहले मैं आपको समझा दूं उसके बाद हम इसका लॉ भी रीड कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पेशल टैक्स ईयर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्पेशल टैक्स ईयर की। स्पेशल टैक्स ईयर किसको बोलते हैं? वो टैक्स ईयर जो 30 जून के अलावा कहीं भी खत्म हो रहा हो, उसे हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। क्या ये भी पूरे 12 महीने का साल होगा? हमने कहा जी ये भी पूरे 12 महीने का साल होगा। मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा हो 1 जनवरी से, खत्म हो रहा हो 31 दिसंबर, पूरे 12 महीने का साल है। लेकिन डेट 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पे खत्म नहीं हो रहा है, ये 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर पर खत्म। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 1 जन 25 से शुरू होके
31 दिसंबर 25 पे खत्म हो रहा है। ठीक है। यस, चलो इसको 24 कर दो अभी। 1 जनवरी 24 से शुरू होकर 31 दिसंबर 24 पे खत्म हो रहा है। क्या खत्म हो सकता है? हमने कहा जी खत्म हो सकता है बिल्कुल। 1 जन से 31 दिसंबर, जैसे कि बैंक्स का होता है। क्या ये टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर? हमने कहा नहीं, नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है। कैसे पता लगा नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है? क्योंकि ये 30 जून पे एंड नहीं हो रहा, 30 जून के अलावा कहीं भी एंड हो रहा है, 30 जून पे एंड नहीं हो रहा। चेक कर सकते हैं आप लोग। 30 जून पे एंड नहीं हो रहा, 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है। 31 दिसंबर पे एंड हो सकता है, 30 नवंबर पे एंड हो सकता है, 31 हो सकता है। ऐसा टैक्स ईयर जो 30 जून के अलावा कहीं भी एंड हो रहा हो, वो कहलाएगा स्पेशल टैक्स ईयर। सर ये टैक्स ईयर भी कितने महीनों का होता है? ये टैक्स ईयर भी 12 महीनों का होता है। ठीक है। क्या ये आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी टैक्स ईयर किसी भी पीरियड का चुन ले? हमने कहा नहीं। स्पेशल टैक्स ईयर एफबीआर ने स्पेशल क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए, कुछ क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए स्पेशल टैक्स ईयर प्रिस्क्राइब किए हैं। जैसे बैंक्स के लिए 1 जन to 31 दिसंबर, बैंक्स अपनी अकाउंटिंग भी उसी हिसाब से करते हैं। जैसे इंश्योरेंस के लिए 1 जन to 31 दिसंबर, वो अपनी अकाउंटिंग भी उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है। तो एफबीआर की जिम्मेदारी है, एफबीआर बताएगा कि इस क्लास ऑफ पर्सन का ये स्पेशल टैक्स ईयर है, ये एफबीआर की जिम्मेदारी है। सर क्या हम खुद भी चाहें तो स्पेशल टैक्स ईयर में ऑप्ट कर सकते हैं, अपना टैक्स ईयर चेंज करवा सकते हैं? आंसर इज यस, करवा सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक तरीका है। प्रोसीजर आपने फुलफिल करना होगा, वो तरीका आपने फॉलो करना होगा, और आप अपने नॉर्मल टैक्स ईयर को स्पेशल टैक्स ईयर में चेंज करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इस स्पेशल टैक्स ईयर को हम नाम क्या देंगे? दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मल टैक्स ईयर का क्राइटेरिया तो हमें पता चल गया था कि जिस कैलेंडर ईयर में उसका इख्तिताम हो रहा होगा 30 जून, जो भी कैलेंडर ईयर होगा, वही नाम हम उस टैक्स ईयर को दे देंगे। स्पेशल टैक्स ईयर के लिए क्या क्राइटेरिया है? अगर स्पेशल टैक्स ईयर के लिए क्राइटेरिया बनाना मुश्किल हो गया। क्यों? ये तो स्टार्ट भी 24 में हो रहा है, एंड भी 24 में हो रहा है। या अगर 25 होता तो स्टार्ट भी 25 में होता है, एंड भी 25 में होता है। या 26 होता, स्टार्ट भी 26 में होता है, एंड भी 26 में होता। तो इसको नाम क्या दिया जाए? मैं कहा ये तो मसला हो गया। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसको नाम दिया जाए 24, क्योंकि स्टार्ट भी 24 में हो रहा है, एंड भी 24 में हो रहा है। बट आंसर इज नो। इसको नाम ऐसे नहीं देंगे हम। तो कैसे देंगे? हमने कहा हमें ये देखना पड़ेगा कि इस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। फिर से फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड यानी इसका इख्तिताम किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल टैक्स ईयर कब खत्म होता है? नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म होता है हर साल जून में। तो जून कहीं यहाँ आ रहा होगा ऐसे ही। तो मैंने कहा ये एक टैक्स ईयर होगा जो कि 1 जुलाई 23 से शुरू होकर 30 जून 24 पर खत्म हो रहा होगा। इसे हमने कहा होगा नॉर्मल टैक्स ईयर 24। और फिर एक नॉर्मल टैक्स ईयर यहां से शुरू होकर यहां कहीं खत्म हो रहा होगा 30 जून 25, यानी 1 जुलाई 24 से शुरू होकर 30 जून 25। यह है नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 और यह है नॉर्मल टैक्स ईयर 2025। ये चेक करना होगा कि स्पेशल टैक्स ईयर का जो ईयर एंड है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। हमने कहा इसका एंड जब हमने चेक किया
तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 के बैंड में फॉल कर रहा है। तो हमने कहा इस स्पेशल टैक्स ईयर को हम वही नाम देंगे, स्पेशल टैक्स ईयर 2025, इसी के रेफरेंस से। क्यों? क्योंकि ये इसी नॉर्मल टैक्स ईयर में, इस स्पेशल टैक्स ईयर का ईयर एंड फॉल करता है, इसी की टाइमलाइन में फॉल करता है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? एक दो और एग्जांपल देख लें। मिसाल के तौर पर, स्पेशल टैक्स ईयर है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2026। देखो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2026, तो यहां पर कहीं आ रही होगी 30 जून 2026। और टैक्स ईयर्स 30 जून के हिसाब से होते हैं। तो हमने कहा कि एक नॉर्मल टैक्स ईयर यहां खत्म हो रहा होगा, जो कि यहां कहीं शुरू हो रहा होगा। पहली जुलाई 25 को, और खत्म हो रहा होगा 30 जून 26 को। ऐसा है। और फिर यहां से एक और ये खत्म होगा 30 जून 27 को। मैंने कहा एक टैक्स ईयर ये हो गया। दूसरा नॉर्मल टैक्स ईयर ये हो गया। देखना क्या है? हमें देखना ये है कि इसका जो ईयर एंड है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। तो इस स्पेशल टैक्स ईयर का जो ईयर एंड है वो फॉल कर रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर 2027। क्यों? क्योंकि देखो ये एंड कब हो रहा है, 30 जून 2027 को। और इस स्पेशल टैक्स ईयर का टैक्स ईयर, इस वाले स्पेशल टैक्स ईयर का टैक्स ईयर, इसकी क्लोजिंग देखो किस में फॉल कर रही है, नॉर्मल टैक्स ईयर 2027 में। तो हमने कहा इसको हम नाम देंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2027, क्योंकि ये फॉल किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में कर रहा है, नॉर्मल टैक्स ईयर 2027 के बैंड में फॉल कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? नाम देना क्यों इंपॉर्टेंट है? नाम देना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर इसका नाम है स्पेशल टैक्स ईयर 2027, तो इस पर फाइनेंस एक्ट फॉलो होगा, फाइनेंस एक्ट 2026। ये था नॉर्मल टैक्स ईयर 2025, इस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है, 2024। आर यू गेटिंग दिस? इसका नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसका सॉरी, इसका स्पेशल टैक्स ईयर है 2027। स्पेशल टैक्स ईयर 2027। इसके ऊपर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? 2024। 2024 का फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? 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 2024 का फाइ
के ऊपर फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा जो यहां आया होगा, जो यहां अप्रूव हुआ होगा। देखो फाइनेंस एक्ट तो यहाँ आया होगा ना कहीं। 30 जून फाइनेंस एक्ट आया होगा इधर कहीं, 30 जून के आसपास। लेकिन इस पूरे साल पर एप्लीकेबिलिटी किस फाइनेंस एक्ट की होगी? फाइनेंस एक्ट 2026 की। सर ये तो आया ही अभी 2 महीने 3 महीने पहले। हमने कहा ये 3 महीने पहले आया है, लेकिन इसकी बरकत पूरे साल पर लागू होगी। हम नाम से डिटरमिन करेंगे कि इस पे फाइनेंस एक्ट कौन सा लगा होगा। अब मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर इस फाइनेंस एक्ट में आ जाता है, अगर मिसाल के तौर पर ये कंपनी है और अगर ये फाइनेंस एक्ट कह देता है कि कंपनी का टैक्स रेट 35% है, अब इस पूरे साल में जो इनकम कमाई है, अब इस पूरे साल में जो इनकम कमाई है उसके ऊपर रेट क्या लग जाएगा? 35% लग जाएगा। लेकिन सर ये लॉ तो अभी आया है, 30 जून 2026 में आया है, ये तो फाइनेंस एक्ट 2026 है। और ये जो स्पेशल टैक्स ईयर है इसके तो खाली 3 महीने ही इसके रडार पर आ रहे हैं। उन्हें कैसे कोई फर्क नहीं। जब आपने नाम डिसाइड कर लिया, FA26 फाइनेंस एक्ट 2026 अप्लाई किस पर होता है? टैक्स ईयर 2027 पर। तो अब आपने जब इसका नाम डिटरमिन कर लिया कि अगर इसका नाम है स्पेशल टैक्स ईयर 2027, तो इस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2026 एप्लीकेबल। ठीक है। अच्छा, इसको निकालने का आसान तरीका भी है। अब ये सारी कि हर वक्त सर क्या हम हर वक्त ये टाइमलाइंस ही बनाते रहेंगे? हमने कहा नहीं। ये चेक कर लो कि जो स्पेशल टैक्स ईयर का जो एंड है, अगर वो जैन टू जून में फॉल कर रहा है, तो स्पेशल टैक्स ईयर नाम कैसे देंगे हम? तो हमने कहा सर जो कैलेंडर ईयर होगा वही स्पेशल टैक्स ईयर हो जाएगा। और अगर स्पेशल टैक्स ईयर का एंड जुलाई से दिसंबर में फॉल कर रहा है, तो हमने कहा फिर कैलेंडर ईयर के अंदर 1 ऐड कर देना, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर बन जाएगा। ये जुगाड़ू तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। इसके लिए आपको टाइमलाइंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसको इसको देखते रहिए और आप देखेंगे हमें कैसे मजे से अब हम इसका स्पेशल टैक्स ईयर निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पर स्पेशल टैक्स ईयर शुरू हो रहा है 1 फरवरी 2028 को और खत्म हो रहा है 31 जनवरी 2029 को। तो हमने कहा इसका टैक्स ईयर क्या होगा, चेक करना पड़ेगा कि इसका जो स्पेशल टैक्स ईयर का जो एंड है वो किस में फॉल कर रहा है। क्या वो जैन टू जून वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है? हमने कहा जी जैन में फॉल कर रहा है, जैन में फॉल कर रहा है। हमने कहा अच्छा जैन में फॉल कर रहा है तो जो कैलेंडर ईयर है वही टैक्स ईयर बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई सीन हो 1 अगस्त 2025 से स्पेशल टैक्स ईयर शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है 31 जुलाई 2026 पर, तो हमने कहा देखा जाएगा कि ये स्पेशल टैक्स ईयर किस महीने में खत्म हो रहा है। तो हमने कहा ये जुलाई के महीने में खत्म हो रहा है। हमने कहा जुलाई के महीने में अगर खत्म होगा तो जो भी कैलेंडर ईयर है उसमें क्या ऐड कर दो, +1। तो हमने कहा कैलेंडर ईयर तो है 26, 26 + 1 टैक्स ईयर 27। आर यू गेटिंग दिस? फिर से शॉर्टकट, ये देख लो कि स्पेशल टैक्स ईयर का एंड
किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है, सॉरी स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस मंथ के अंदर फॉल कर रहा है। अगर जैन से जून में फॉल कर रहा है तो जो कैलेंडर ईयर है वही स्पेशल टैक्स ईयर है, और अगर जुलाई से दिसंबर में फॉल कर रहा है तो जो कैलेंडर ईयर है उसमें वन ऐड कर दो। एग्जांपल मैंने आपको दो दे दी। अगर स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है, जो 30 जून के अलावा कभी कहीं भी खत्म हो रहा है। तो हमने कहा 1 जुलाई 28 से शुरू होकर 31 जैन 29 पे खत्म हो रहा है, क्या स्पेशल टैक्स ईयर है? आंसर इज यस। ये स्पेशल टैक्स ईयर है, ठीक है। अच्छा भाई, आंसर इज यस, ये स्पेशल टैक्स ईयर है। ये खत्म कहाँ हो रहा है? जैन से जून के महीने में खत्म हो रहा है। तो जो भी इसका कैलेंडर ईयर है वही टैक्स ईयर हो जाएगा इसका, देख लो 29 29। और अगर इसका ईयर एंड जुलाई से दिसंबर के बैंड में फॉल कर रहा है, जुलाई में फॉल कर रहा है, देख लो 31 जुलाई, तो हमने कहा अब इसका स्पेशल टैक्स ईयर क्या होगा, जो भी कैलेंडर ईयर है उसमें वन ऐड कर दो। तो 26 कैलेंडर ईयर था, हमने वन ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? 27। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब क्या है? अगर ये स्पेशल टैक्स ईयर 27 है तो हमने कहा फिर इस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? फाइनेंस एक्ट लगेगा इस पर, और इस पर फाइनेंस एक्ट 2026, जो कि होता है फॉर टैक्स ईयर 2027, उसमें जो भी रेट आया होगा वो एप्लीकेबल होगा। इसी तरह ऊपर वाले पर फाइनेंस एक्ट 2028 जो कि एप्लीकेबल होता है फॉर टैक्स ईयर 2029, वो रेट एप्लीकेबल। क्या ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं बेटा? नॉलेज कर दो मुझे। अच्छा बेटा, आज का सेशन हम शायद इधर तक ही रखें, इससे ज्यादा इसको कंटिन्यू करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आज थोड़ा सा मैं टायर्ड हूँ, तो मैं मेरे पास अगर टाइम की अवेलेबिलिटी हुई तो मैं इंशाल्लाह ताला कल कोई टाइम स्लॉट आपको कम्युनिकेट करूंगा और हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि जहां जहां जो जो मुझे टाइम स्लॉट मिलता रहेगा हम चीजें आगे बढ़ाते रहेंगे, और अपनी कवरेज को लेकर चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? सो आई टेल यू इंशाल्लाह, आई कम्युनिकेट यू इंशाल्लाह। होपफुली कल मेरे पास कोई टाइम स्लॉट मिलेगा तो हम एक सेशन कंडक्ट करके 1.5 2 2.5 घंटे का जितना हो सकेगा हम आगे इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों? आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर अलॉट, अल्लाह हाफिज।